हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन लेने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो हम प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा गया था कि साक्षात्कार विधि के गुण और अवगुण बताइए। मतलब जो इंटरव्यू मेथड है उसके क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है, मतलब उसके क्या गुण हैं क्या अवगुण हैं, ये हमें बताना है। ये 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 8 नंबर में पूछा गया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं कि क्या इसके गुण हो सकते हैं, क्या अवगुण होते हैं। पहले हम इसके गुणों की बात करें, इसके प्रमुख गुणों या प्रमुख लाभों की बात करेंगे। गुण या लाभ एक ही बात, तो सीमा या दोष पूछता है तो एक ही बात है, ठीक है। तो हम इसके गुण या लाभों की बात करते हैं। सबसे पहला गुण है ये क्या है कि साक्षात्कार मेथड में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन होता है। संकलन होने के मतलब उसे कलेक्ट करना या उसको नोट करना, ठीक है। इस प्रविधि के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। और कैसे करता है, जो उस व्यक्ति से कर सकता है जिस घटना के बारे में हमने क्या करना है, सूचना प्राप्त करनी है। तो उस घटना से जो व्यक्ति डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा उसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हमने किसी कहीं पे मर्डर हुआ है और हम उसे मर्डर केस की स्टडी कर रहे हैं, तो हम उस मर्डर केस की स्टडी करने के लिए हम किसका इंटरव्यू लेंगे, हम उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं जो उस घटना में शामिल रहा होगा। जैसे हम उसका ले सकते हैं जिसने मर्डर किया होगा या जिसने वो मर्डर देखा होगा। हम उन व्यक्ति से रिलेटेड क्या लेते हैं, सूचना लेते हैं। यानी कि क्या है कि इस प्रविधि के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन सीधे रूप से घटना से संबंधित व्यक्ति से किया जाता है। उस व्यक्ति से करते हैं जो उस घटना से संबंधित होता है। यदि छात्र असंतोष का अध्ययन करना, अगर हमें ये जानना है कि छात्र कक्षा में असंतोष क्यों है, टीचर कुछ पढ़ा रहे लेकिन स्टूडेंट उसे समझ नहीं पा रहा, वो उसकी जो उसने नॉलेज दी है उससे संतोष नहीं है, तो क्यों संतोष नहीं है, अगर हमने इस बात का पता लगाना है तो हम किसका इंटरव्यू लेते हैं, उस समय हम छात्र का इंटरव्यू लेते हैं, छात्र का साक्षात्कार करते हैं। वहीं अगर अपराधियों से संबंधित अध्ययन करना हो, किसी अपराधियों से संबंधित, अगर मान लो हमने ये जानना हो कि जो एक अपराधी व्यक्ति होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार का सोच विचार होता है, किस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, तो हम उस समय क्या होंगे, बहुत सारे अपराधियों से मिलेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि हाँ क्या उनकी मनोवृत्ति होती है उस समय, या किस प्रकार के सोच विचार के होते हैं। तो यानी अगर हमें अपराधी से संबंधित कोई अध्ययन करना होगा तो हम अपराधी का साक्षात्कार लेते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड कोई अध्ययन करना होगा तो हम स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ये अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं का अध्ययन। इसमें जो है ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो क्या दिखाई नहीं देती। जैसे हमने कहा कि अगर स्टूडेंट क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है टीचर के आंसर से, तो क्यों सेटिस्फाइड नहीं, वो हमें दिख नहीं रहा है, वो उसकी मनोवृत्ति है, वो उसे क्या समझते हैं ये हम सामने से फेस को देख के नहीं पता लगा सकते। तो अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देती ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अदृश्य घटनाएं, जो घटना हुई नहीं, हमारे सामने नहीं हुई है, हम ऐसी घटना का पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू या साक्षात्कार विधि के द्वारा। अमूर्त या भावनात्मक स्थिति जैसे प्रवृत्ति, विचारों, भावना इत्यादि का अध्ययन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। मेरे हिसाब से इसका आंसर यहीं तक अच्छा ठीक है, इसके आगे का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं लगा। क्यों, रीजन एक ये भी कि हम लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बट हमें अपना आंसर लिमिटेड वर्ड में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा होगा तो हमें इसमें 200 वर्ड में ही अपना आंसर देना होता है। हमारे पास वर्ड की लिमिटेशन होती है, टाइम की लिमिटेशन होती है, इसलिए हमें अपना क्या होता है, एक सटीक और एक संक्षिप्त आंसर को ढूंढना होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहीं तक सही है। अगर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने अकॉर्डिंग आगे भी आंसर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारी भूतकालीन स्मृति और भविष्य की योजना का ज्ञान। अगर हमें किसी व्यक्ति के पास्ट के बारे में जानना है कि उसकी
माना अभी कोई व्यक्ति 20-25 साल का, हमने जाना है कि उसका बचपन कैसा रहा होगा, उसके बचपन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं का उसके व्यवहार पे क्या इफेक्ट पड़ा है, या भविष्य में उसकी क्या योजना है, वो क्या करना चाहता है। तो हम कैसे पता करते हैं? इंटरव्यू मेथड के थ्रू होता है ना। हम जो व्यक्ति आपस में बैठे हो तो कभी हम पास की बात, अरे मेरे बचपन में ये हुआ था, मैंने ये करा था, मेरे साथ ये हुआ था, या फिर हमने आगे की बातें, मैं एमकॉम करूँगा, मैं बीकॉम करूँगा, या मैं बीएड करूँगी। तो इस तरह से जो बातें होती हैं हमें किससे पता चलती हैं? जब हम इंटरव्यू मेथड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। साक्षात्कार विधि के द्वारा भूतकालीन घटनाओं एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसके भूतकाल में, भविष्य, जो उसकी पिछली जिंदगी, उस पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। मान लो कोई बच्चा है, ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है, बहुत कठोर माहौल में बड़ा, उसके पेरेंट्स बहुत कठोर हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियों पे बहुत दंड देते हैं, तो उसमें उसका जो बच्चा जब बड़ा होता है उसका व्यवहार कैसे, बहुत कुंठित हो जाता है, बहुत कुंठित व्यवहार का होता है। वो सबके साथ इजीली घुल मिल नहीं पाता है, कठोरताएं होती है बहुत सारी, उसमें क्या होती हैं, अवगुण, या ऐसे कह सकती हैं ऐसी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है जो समाज के अनुकूल ना हो। तो ये सब चीज़ें किससे हम पता कर सकते हैं? इंटरव्यू मेथड के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है। मानव जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। बचपन में जो चीज़ें होंगी उसको हम दोबारा दोहरा नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है। ठीक है। ऐसी घटनाओं के अध्ययन के लिए साक्षात्कार अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। साक्षात्कार के अलावा हम कोई दूसरा मेथड नहीं अपना सकते हैं। मान लें हमने प्रश्नावली विधि अपनाई, हमने लिखा चलो अपने पास के बारे में लिखो, तो कितनी बातें लिखेगा वो, लिखे ना लिखे जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम साक्षात्कार मेथड अपना रहे हैं, हम उससे 1 to 1 बात कर रहे हैं, तो वो कुछ बताता, अरे फिर हम अरे अच्छा तो क्या हुआ था, अच्छा तो उसने ऐसा क्यों करा, तो तुम्हें क्या लगा, अच्छा तो तुम्हें बुरा लगा होगा, तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से हम बारीक डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम वही प्रश्नावली विधि का यूज़ करें तो हम इतनी बारीक डिटेल नहीं निकाल सकते, है ना। इसी प्रकार यदि हम व्यक्ति के भविष्य की योजना के संबंध में जानना चाहते हैं तो भी हम साक्षात्कार एक अच्छी विधि और व्यवहारिक विधि मानी जा सकती है, एक मात्र उपयुक्त एवं व्यवहारिक विधि है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो वो है समाज के सभी स्तरों का संभव। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर हमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति से सूचना निकालना है तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। हम प्रश्नावली विधि का यूज़ कर सकते हैं, हम सांकेतिक विधि का यूज़ कर सकते हैं ना। प्रश्नावली मतलब हम कुछ चिन्हों के थ्रू ऐसे पता कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसके लिए प्रश्नावली विधि या दूसरे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रश्नावली विधि उतने ज़्यादा क्या होते, इफेक्टिबल नहीं होते। लेकिन अगर हम उससे 1 to 1 बात करना चाहें तो उससे हम सभी सूचनाओं को ले सकते हैं। यानी अगर हम उसका साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं तो हम सभी सूचनाओं को ले सकते हैं। ठीक है। प्रश्नावली ले सकते हैं। साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग समाज के सभी वर्ग के स्तरों के लिए किया जा सकता है। वहीं अगर हम प्रश्नावली विधि की बात करते हैं, प्रश्नावली विधि का प्रयोग केवल शिक्षित और उनमें से केवल इच्छुक जो देना चाहते हैं, जो बात कर लिख के बताना चाहते हैं, उन्हीं से करा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस साक्षात्कार विधि का प्रयोग क्या करते हैं, शिक्षित, अशिक्षित, इच्छुक, अनिच्छुक सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए, सभी प्रकार के सूचनादाताओं के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी साक्षात्कार विधि का प्रयोग सभी प्रकार के वर्गों में, चाहे वो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, वो हमें नॉलेज देना चाहते हो, नहीं देना चाहते, हम किसी ना किसी तरीके से अगर हमसे 1 to 1 बात करें तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो सूचना की सत्यापनता। माना हमें कहीं से कोई सूचना मिली, माना प्रश्नावली विधि से हमें कोई सूचना मिली किसी व्यक्ति के बारे में, अब हमने उसकी सत्यता की जांच करना, पता नहीं वो सही है या नहीं, तो हम उसके पास जाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे और उस तरह से हम उस नॉलेज की सत्यता का जांच कर लेते हैं। अगर वो भी सेम बात बताता है जो हमें पहले से पता है, वो भी वैसे ही वर्णन कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन सेम है, तो मतलब वो घटना, वो सूचना सही थी। अगर उससे कुछ अलग बात है मतलब कि वो सही नहीं थी। तो साक्षात्कार से हम क्या सूचना का सत्यापन भी कर लेते हैं। साक्षात्कार विधि एक यह गुण है कि इसके द्वारा प्राप्त सूचना की सत्यापनता भी संभव है। जो सूचना है उसका सत्यापन भी कर सकते हैं। साक्षात्कार अधिक वर्णनात्मक होता है, मतलब इसमें अधिक वर्णन और डिटेल से बताया जाता है। जब हम किसी से बात करते तो वो अपनी बातों को डिटेल से बताने लग जाता है, बताता है। एक बार कही गई
बात की सत्यता और स्पष्टीकरण प्रकट की जा सकती है। इसका मतलब अगर उसने एक बात कही है और उसके बाद उसके वर्णन कर रहा है तो हमें क्या होता है, उसके वर्णन से उसकी सत्यता और स्पष्टीकरण हो जाता है कि हाँ इसने कितनी सही कही है, जबकि प्रश्नावली विधि में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अवलोकन विधि के अवसर। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो ये नहीं होता है कि हम सिर्फ इंटरव्यू ले, हम उसका अवलोकन भी करते, जाने अनजाने में हम उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति, उसका पर्यावरण, उससे जुड़े हुए लोगों का क्या होता है व्यवहार, ये सब चीज़ भी नोट कर लेते हैं। यानी कि साक्षात्कार से हमें उसकी इंटरव्यू लेने से हमें उसको अवलोकन, उसको ऑब्जर्व करने का मौका भी मिलता है। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता को सूचना के पर्यावरण का अवलोकन का भी एक उपयुक्त एवं सुंदर अवसर प्राप्त होता है। जब वो साक्षात्कार लेता है तो जो साक्षात्कारकर्ता होता है उसको ऑब्जर्वेशन करने का भी मौका मिल जाता है, एक अच्छा अवसर मिल जाता है। इसके आधार पर सूचनादाता सूचना प्रदान की गई सूचनाओं को वैधता की जांच की जाती है और साक्षात्कार प्रवृत्ति इसके आधार पर जब उससे ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलता है तो उससे क्या होता है, जो सूचनादाता ने दी, माना उसने कोई आंसर दिया है तो जब उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो बहुत हद तक उसकी वैलिडिटी भी तय कर लेता है। वो ये समझ भी लेता है, इस ये ऑब्जर्व करने की कोशिश, कहीं ये नकली तो नहीं है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि नहीं है। तो उसके हाव भाव, उसकी प्रवृत्ति, उसके इन्वायरमेंट को देख के वो चीज़ें भी पता वो लगा लेता है। तो मतलब उसकी क्या होती है, वैलिडिटी की भी जांच हो जाती है, उसकी वैधता की भी जांच हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला और जो 7वां पॉइंट है वह प्राक मनोवैज्ञानिक है। जो साक्षात्कार विधि है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? साक्षात्कार एक तीक्ष्ण वेदनशील प्रविधि है। मतलब तीक्ष्ण वेदनशील मतलब साक्षात्कार जब हम लेते हैं केवल जो वो शब्द बोल रहा है उसका जो भारी स्वरूप है, हम उसके आधार पर उसे क्या नहीं करते हैं, उससे जज नहीं करते, बल्कि हम उसके मनोवृत्ति को समझने की भी कोशिश करते हैं। वेदनशाला उसके अंदर जाके उसके मन की, उसकी भावना, उसके दिमाग में क्या चल रही है समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा गया है कि साक्षात्कार एक तीक्ष्ण वेदनशील प्रविधि है। इसके द्वारा सूचनाकर्ता मनुष्य के बाहरी रूप से दिखने वाले व्यवहारों को भेद कर उसके मनोभावनाओं, प्रवृत्ति, इच्छाओं, आंतरिक क्षेत्र तक प्रवेश करता है। मतलब वो बाहर से जैसे दिखता है उससे वेद कर, उससे अंदर जाके उसकी भावनाएं क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, वहां तक प्रवेश कर जाता है। साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के मानसिक भावों को, उतार चढ़ाव को भी समझने या उसका भी अध्ययन करता है। साथ ही अनेक मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछकर उसके दिल की बात, जिसे वो जानना चाहता है, उसको निकालने का भरसक प्रयास करता है और बहुत हद तक, बहुत सीमा तक वो इस चीज़ में सफल भी रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है साक्षात्कार में हम न केवल यह जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या राय है, बल्कि हम ये भी जान लेते हैं कि इस राय का बनने का क्या कारण है। कोई व्यक्ति किसी घटना को लेकर क्या सोचता है, ये डिपेंड करता है कि उसके अनुभव कैसे रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो अगर उसने कोई राय बनाई है तो हम ये भी जान लेते हैं कि क्यों ये राय बनी होगी उसकी। तो ये सब हमें साक्षात्कार मेथड से ही संभव हो पाता है। अगला जो है, इस प्रविधि के अनेक माध्यम से प्राप्त सूचनाओं है तो एक पूरक प्रवृत्ति के रूप में काम में लिया जा सकता है। अनेक माध्यम से, माना प्रश्नावली विधि के माध्यम से हमें कोई सूचना प्राप्त मिली है, लेकिन प्रश्नावली में हमने अगर हाँ ना में सही गलत में हमने आंसर लिया तो उसका पूर्ण रूप से विवरण जब हम साक्षात्कार में, अगर कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, अगर उसने हाँ बोला है तो क्यों हाँ बोला, इस बारे में तो पूरा एक संपूर्ण विवरण ले सकते हैं। तो इसको पूरक विधि के मतलब उस माध्यम को पूरा करने के तौर पे भी हम साक्षात्कार मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो है हमारा अन्य माध्यमों से अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना की प्रमाणिकता स्थापित करने है तो इस विधि का यूज़ करें। किसी दूसरे माध्यम से, वही पहले वाला पॉइंट है सेम, दूसरे माध्यम से अगर हमें कोई सूचना मिलती है उसे प्रमाणित करना है या उसे सत्यापित करना है तो हम इंटरव्यू मेथड यूज कर सकते हैं। वहाँ पे प्रश्नावली विधि की समस्या ये रहती है कि जब कोई व्यक्ति उत्तर देता है समय, तो हो सकता है कि वो दूसरे से पूछ कर, यानी दूसरे के राय के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हो। लेकिन अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, इंटरव्यू देने वाले को ये पता नहीं होता है कि उसे कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। और जब उसे ये पता नहीं है तो वो दूसरे के राय के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देगा, बल्कि उसको जो अपनी राय होगी उसी के अकॉर्डिंग
आंसर देगा। तो प्रश्नावली विधि की यह समस्या है कि उत्तर देने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्ति की राय लेकर उत्तर दे सकता है, लेकिन यह संभावना जो होती है वो साक्षात्कार में खत्म हो जाती है। साक्षात्कार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है उससे इस बात का पूर्वाभ्यास पहले से आभास नहीं होता है कि उसे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जब उसे पहले से नहीं पता है तो वो कैसे दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे उसकी राय लेगा। ठीक है। अनेक बार क्या होता है, जो अधिक व्यस्त व्यक्ति होती है उनसे लंबी प्रश्नावली के माध्यम से अपेक्षित उत्तर लेना संभव नहीं होता है। अपेक्षित उत्तर नहीं ले सकते हैं, किंतु अगर हम उनसे इंटरव्यू लेने जाएं, 1 to 1 बात करते हैं तो बहुत सी सूचनाएं हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे प्रश्नावली विधि दे दें या कोई दूसरी मेथड यूज़ करें तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है और वो उतना सटीक उत्तर नहीं देंगे। ठीक है। ये 2 पॉइंट मुझे पर्सनली खुद इतने सही नहीं लगे, तो इसलिए मैंने इनको क्या करा है, क्रॉस करा है दोनों। क्योंकि प्रश्नावली विधि के ड्रॉबैक समझ सकते हैं आप, इसके स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हैं। जो मुझे सही लगा वो है नेक्स्ट पॉइंट, वो है प्राय लिखित उत्तरों में प्राप्त सूचनाओं की अपेक्षा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्राप्त सूचनाओं को अधिक विश्वसनीय होती है। अगर किसी ने लिख के कोई उत्तर दिया है और हमने उसका इंटरव्यू लिया है तो दोनों में उसको ज़्यादा सही, हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही क्या, हमारे लिए ज़्यादा विश्वसनीय क्या होगा, जो हमने उससे बात करने के दौरान हमने उससे पूछे हैं, हमने उसे सुने। क्यों? क्योंकि उस समय हम केवल उसके बातों पर ध्यान नहीं दें, हम उसके एक्सप्रेशन को भी देखते हैं, हम उस समझने की, उसकी मनोवृत्ति को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है। अगला है, साक्षात्कार के दौरान यदि व्यक्ति को कोई प्रश्न समझ नहीं आते, जो सूचनादाता है उससे जो प्रश्न पूछा सूचनाकर्ता ने, अगर उसको समझ नहीं आया तो जो इंटरव्यू लेने वाला है उससे दोबारा उसका स्पष्टीकरण मांग, मतलब पूछ सकता है कि आप क्या पूछना चाहते हो मेरे से। जबकि प्रश्नावली विधि में ये संभावना नहीं रहती। तो वो जब इंटरव्यू वाला उससे बताए कि मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ दूसरी लैंग्वेज बदल के, दूसरे थोड़ा वर्ड बदल के जो उसके अकॉर्डिंग सही हो, तो हमें एक सटीक उत्तर मिल सकता है, एक सटीक सूचना प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही उत्तर के केस में हो सकता है जो जैसे साक्षात्कार के दौरान पर्सन का उत्तर स्पष्ट नहीं है, माना इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा किससे, जो सूचना दे रहा है, लेकिन उसका उत्तर उसने सूचना दी लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, उसे लगा है कि कुछ छुपा रहा है, स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहा, तो वो क्वेश्चन बदल के लेकिन उसी सूचना से रिलेटेड एक से अधिक क्वेश्चन पूछ के उसका स्पष्टीकरण ले सकता है। तो ये क्या हो गया, उसके कुछ लाभ हो गए। हमें लाभ और हानि या दोष दोनों बताने हैं, सीमा कह सकते हैं, दोष दोनों बताने। अगर हम साक्षात्कार विधि की सीमाओं पे या दोष पे ध्यान दें तो वो क्या हो सकते हैं, इसकी सीमाएं और दोष। ठीक है। सबसे पहला है व्यक्तिगत अभिनीति मतलब पक्षपात। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग पक्षपात या अलग अलग सोच हो सकती है। साक्षात्कार विधि का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें अभिनीति या पक्षपात आने की संभावना रह सकती है। हो सकता है जैसे एक ही इंटरव्यूअर ने 2 व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया, एक को पर्सनली जानता है, एक को नहीं जानता है, तो इस केस में क्या होगा, जिसे वो पर्सनली जानता है उसकी जो सूचना, उसको सही सूचना लिखने में लिखेगा या उसके व्यक्तित्व को एक अच्छा व्यक्तित्व बताने की कोशिश करेगा। लेकिन हो सकता है दूसरे के साथ क्या वो कैसा हो, वो मतलब क्या होता है, न्यूट्रल हो, उसने जो बताया वही उसने लिखा है, उसने जो बताया उसी के अकॉर्डिंग उसकी राय बनी है। तो यहाँ पे क्या है, पक्षपात आ गया है दोनों में, एक का उसको बढ़ा चढ़ा के लिखा है, एक का उसने सेम लिखा है। तो जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो ये इसकी एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, एक बड़ी सीमा या एक बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। इसी कारण से इस विधि द्वारा संकलित सामग्री जो भी हमने नोट करा होता है उसकी विश्वसनीयता पे सदा संदिग्ध बना रहती है, यानी कि उसमें सदा क्या होता है, संदिग्ध की स्थिति में रहते, पता नहीं सही है या नहीं है। ठीक है। इस प्रवृत्ति का सारा वर्णन स्वतंत्र होता है, जिसके कारण सूचनादाता तो अपने भाव एवं पक्षपातपूर्ण सूचना प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त सूचनाकर्ता का भी अपना पक्षपात भी इसमें शामिल होता है। जब इंटरव्यू होता है स्वतंत्र रूप से होता है, वो जैसे वो बोल रहा है तो कभी कभी भावनाओं में बहकर बहुत सारी सूचनाओं को देता है। उस समय में तो क्या हो सकता है वो सही सूचना दे रहा है, उसका अपना एक पक्ष उसमें होता है, लेकिन इंटरव्यू का भी उसमें एक मत होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया वो कितना उसका निष्कर्ष निकालता है या दुनिया के सामने उससे किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट ड्रॉबैक अगर हम इसके देखें वो है साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर। जो इंटरव्यू मेथड है पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है, जो इंटरव्यू देने वाला है।
इंटरव्यू के मोड पर डिपेंड होता है, वो कितनी सूचना देना चाहता है, वो देना चाहता है नहीं देना चाहता है। तो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, इंटरव्यू देने वाले पे या सूचना देने वाले पे। इसलिए ये भी क्या इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। साक्षात्कार विधि की दूसरी सीमा उसका सूचनादाता पर अत्यधिक निर्भर, पूरी तरह से सूचनादाता पर निर्भर होना। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें ये हो जाती हैं। पहले तो ये है कि सूचनादाता को साक्षात्कार के लिए राजी करना पड़ता है। अपने में एक समस्या है जिसकी अगर हमें मान लो हमें पता है कहीं पे कोई मर्डर हुआ है और हमें पता है इस व्यक्ति ने फलां व्यक्ति ने इस मर्डर को देखा, उसके पास सूचना है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस को सूचना देना चाहेगा, तो हमारे पास ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम उसे राजी करें कि जो सूचना उसके पास है वो दे पुलिस को, ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई कर सके, एक सही निर्णय पर पहुंच सके। तो एक ये बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरी, यदि वह राजी हो भी जाता है तो स्वतंत्र वर्णन को कोई व्यक्ति पसंद करता है। कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो स्वतंत्र वर्णन को पसंद, मतलब उसने जो कुछ देखा है सब कुछ बताया, जरूर नहीं हो सकता है कि पुलिस ने जितने लिमिटेड क्वेश्चन पूछे उसने उसे हाँ ना में जवाब दिया है और उसने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। तो कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो पसंद करते हैं। तो अतः इस प्रविधि की साक्षात्कारकर्ता पूर्णतः सूचनादाता की कृपा पर आश्रित होते हैं, यानी कि जो इंटरव्यू मेथड है पूरे तरह से किस पे डिपेंडेंट है, सूचनादाता पे निर्भर करता है। अगला है स्मृति शक्ति पर, किसकी, जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी स्मृति शक्ति पर आधारित होता है, उस पर पूरे तरह से डिपेंड होता है। क्यों? साक्षात्कार प्रविधि एक अन्य सीमा है कि साक्षात्कारकर्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। जब वो क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि जिस समय जब वो साक्षात्कार ले रहा हो तो वो ऐसी स्थिति में नहीं होता कि जो सूचनाएं उसे बताई जा रही हैं उन सबको नोट करे। अगर वो नोट करेंगे तो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या है इंटरव्यू आधा रह सकता है या जो इंटरव्यू देने वाला है उसका ध्यान भटक सकता है। तो उस समय वो नोट नहीं कर सकता। वो कब नोट करता है? जब वो अपने कार्यालय में वापस आ जाता है तब जाके वो सारी सूचनाओं को नोट करता है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि वो कुछ सूचनाओं को भूल जाता है, कुछ को गलत लिखता है। ऐसे छोटी छोटी त्रुटियों से उसका अंत में जो उसे निष्कर्ष निकालना होता है वो क्या गलत हो जाता है। तो ये क्या है, इसके कुछ दोष हो जाते हैं। नेक्स्ट जो एक बड़ी कमी हमारे समाज में है इंटरव्यू को लेके, एक हमें कुशल साक्षात्कारकर्ता की समस्या, मतलब एक कुशल साक्षात्कार नहीं मिल पाता है। किसी भी साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए एक कुशल जो उसमें निपुण हो ऐसे साक्षात्कारकर्ता की हमें जरूरत होती है, इंटरव्यूअर की जरूरत होती है। साक्षात्कार प्रविधि में सफल एवं सुचारू संचालन के लिए अत्यधिक व्यवहार कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है। ठीक है, साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता का एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना भी आवश्यक है। इंटरव्यूअर के साथ साथ उसे एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। लेकिन इस तरह के इंटरव्यू हमें मिलते नहीं हैं जिनमें ये वांछनीय व्यवहार, जो कुशल हो, चतुर हो, बुद्धि चतुरता जिसमें हो, इस तरह के इंटरव्यू नहीं मिल पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, साक्षात्कार सही प्रकार से नहीं हो पाता है और संकलित सामग्री में अविश्वसनीय, अप्रमाणिकता और सत्यता बनी रहती है। अगला जो है हीन भावना का विकास। हीन भावना विकसित हो सकती है, किसमें विकसित होगी? इंटरव्यूअर में, जो साक्षात्कार करता है। क्यों? साक्षात्कार में क्या होता है, एक जो इंटरव्यू लेने वाला उसे अलग अलग व्यक्ति के पास जाना पड़ सकता है या एक ही के पास बार बार जाना पड़ सकता है। अब वो अलग अलग व्यक्ति या एक ही बार बार जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करे, ढंग से व्यवहार करे। कुछ को तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं, मतलब ढंग से व्यवहार नहीं करते। तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू की जो भावना होती है वो ठेस पहुँचती है, उसमें हीन भावना आ जाती है, जिससे इंटरव्यू हमारा ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कारकर्ता को सामग्री के संकलन के लिए अनेक व्यक्ति के पास जाना पड़ता है या एक ही व्यक्ति के पास बार बार जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी साक्षात्कारदाता या सूचनादाता ऐसा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं कि साक्षात्कारकर्ता में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह ठीक से साक्षात्कार का संचालन नहीं कर पाता है और इसका प्रभाव उसके निष्कर्ष पर दिखाई देता है या निष्कर्ष पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता के मध्य संदेहभाव का अभाव।
मतलब उनमें बातचीत नहीं होती है। रीजन ये होता है कि जरूर नहीं है कि दोनों क्या हों, सेम बैकग्राउंड से आ रहे हो, सेम बैकग्राउंड से नहीं होंगे, दोनों में क्या होंगे, मतभेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, साक्षात्कार प्रविधि में यह आवश्यक नहीं है कि सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता एक ही सांस्कृतिक परिवेश से आए हों, अर्थात उनके दृष्टिकोण में मतभेद हो सकता है, और जिसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कार में जिन शब्दों या धारणाओं का प्रयोग किया जाता है दोनों के लिए उसके मीनिंग अलग हो जाते हैं, जिसमें कभी कभी साक्षात्कार को आगे बढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरा, अत्यधिक खर्चीली और धीमी विधि है। साक्षात्कार में क्या होता है, एक ही समय में एक ही का साक्षात्कार हो पाता है और उस कई बार लेना पड़ता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा समय भी हमारा खर्च होता है और बहुत ज़्यादा धन भी खर्च होता है। ठीक है, इस प्रविधि में अत्यधिक धन और समय की आवश्यकता होती है। इस प्रविधि में एक साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार ले पाता है और कभी कभी एक ही व्यक्ति के पास बार बार जाना पड़ता है, जिससे अनावश्यक रूप से धन और समय की बर्बादी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है, जिसे हमें पूछा गया था क्या, जो साक्षात्कार मेथड है उसके क्या बताओ, दोष और उसके कुछ गुण बताओ। तो यहाँ पे इसके 7 दोष और क्या 17-18 उसके गुण थे। तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। और ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।